हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट में। मैं आपको आज टेंस पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस से प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। टेंस से कोई भी आपको डाउट होगी, सारी क्लियर यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो टेंस से आप लोग की कोई भी डाउट होगी, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। आइए हम टेंस को स्टार्ट करते हैं। टेंस कहते किसे हैं? देखिए, जो टेंस होती है वो क्या करती है? शो द टाइम। क्या करती है? समय को दर्शाती है। टेंस जो होती है हमारी, वो समय को दर्शाती है। यानी मैं कह सकता हूँ, जो टेंस होती है समय को दिखाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहने कहेंगे, जैसे मैं बोलूँ, राम आम खा रहा है। राम आम खा रहा है, तो ये क्या कर रही है? हमारी समय को दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका अर्थ यह हो कि राम आम खा रहा है, तो मतलब राम अभी आम खा रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं कि जो जो टेंस है, जो वाक्य है, इसको दिखा रहा है टाइम को। टाइम जो होती है वो टेंस को कहते हैं। अब देखिए, ये तो ठीक है कि वो समय को दर्शाती है, और साथ ही साथ जो टेंस होती है वो काम कितना हुआ है ये भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ठीक है, राम आम खा रहा है, तो अभी खा रहा है, अभी कर रहा है उस काम को। मैं ये लिख दूं, राम आम खा चुका है। राम आम खा चुका है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राम उस काम को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। राम उस काम को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। आम था तो आम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी कहने का मतलब काम को भी दिखाते हैं, काम कितना हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस। यानी जो टेंस होती है वो वर्क को भी दिखाती है। जो वर्क है कितना हुआ है ये भी दिखाती है। आइए अब देखते हैं, जो समय होती है, जो टाइम होती है, पहली चीज तो जो टाइम होती है वो आप हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे, बेसिक चीजें समझा रहे हैं आप लोग। टाइम से ही हमारी जो टाइम होती है वो तीन प्रकार की होती है। कैसे? देखिए, पहली उसकी अवधि। पहली होगी पास्ट है। पास्ट क्या होगी? जो दिन गया, जो बात गई, रात गया बात गया। अब तो कहा सुनोगे, रात गया बात गया, माने जो समय बीत गया है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल, तो जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसे हम भूतकाल बोलते हैं। और जो समय चल रहा है, जो मैं जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यही जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंट होगी। अगर मैं इसको बोलूँ हिंदी में तो वर्तमान काल। अब देखिए, जो समय आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अभी टेंथ का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, तो भविष्य की बात बताई जा रही है। इसको हम बोल देंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। भविष्य काल। अब देखिए, ठीक है, हम इतना तो जान गए, जो भी हम टाइम होती है वो तीन प्रकार की होती है। कैसे? कि जो समय बीत गया उसे पास्ट बोलते हैं, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। अब देखिए, इन सबको भी पहचानने के लिए भी कुछ नियम होते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक साथ 10 स्कूल के बच्चे खड़े हो जाएंगे, हम उन्हें पहचान नहीं सकते हैं। और वही अगर बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के खड़े रहते हैं, हम पहचान जाएंगे वो लड़के किस स्कूल के हैं। यानी कहने का मतलब उनकी एक यूनिक ड्रेस रखी गई है कि ये ड्रेस पहना है तो लड़का ये इस स्कूल का है, ये पहना हुआ है ये इस स्कूल का है। रेड येलो ग्रीन अलग अलग ड्रेस किस तरह कहता है कि बच्चे को हम पहचान जाए। ठीक उसी प्रकार ये टेल्स होती है, इनको पहचानने के लिए भी कुछ नियम होती है। यदि मैं बोलूं पास्ट टेंस को पहचानना होगा, पास्ट टेंस को पहचानना होगा, तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा? या तो वॉज वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब देखें, अगर पास्ट टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, यदि वॉज वर आए, या हैड आए, या डिड आए, तो हम समझ जाएंगे किसकी बात कही जा रही है, पास्ट की। जैसे अगर मैं बोल दिया आई हैड गॉन, और यहाँ पर मैंने हैड का प्रयोग किया, हैड हमको दिखाई दे दिया, इससे ये समझिए कौन सी टेंस है हमारी, तो पास्ट टेंस है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, कि प्रेजेंट टेंस है, इसकी जो पहचान होती है वो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है। या तो आपको इज एम आर दिखाई देगा, या तो हैज आर दिखाई देगा,
या तो डू डज दिखाई देगा। तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी टेंस की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने बोला यू आर गोइंग टू स्कूल, मैंने यहाँ बोल दिया यू आर गोइंग टू स्कूल। यही यू आर गोइंग टू से अगर आर लगा है तो इसे ये समझिए कि किसकी बात कही जा रही है, प्रेजेंट टेंस। इतना आप लोग कोई डाउट, आई होप आप लोग इतना डाउट नहीं होगा, सब क्लियर हो गई। अब देखिए फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है वो हमारी होती है, यदि आपको विल या शैल दिखाई दे, या विल या शैल हैव दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे किसकी बात कही जा रही है, फ्यूचर टेंस की। आई होप आपको, यदि मैं बोलूं कि पहचान के लिए आप लोग, तो आई होप या समझ में आ गया होगा इस चीज को कैसे पहचानते हैं। अगर पास्ट टेंस को देखें, या तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर हैड या डिड दिखाई देगा तो समझ जाएंगे पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस में देखें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आर हैज और डू डज, तो समझ जाएंगे किसकी बात कही जा रही है, प्रेजेंट टेंस की। यदि उस वाक्य में अगर विल शैल हैव दिखाई देगा तो समझ जाएंगे कि फ्यूचर टेंस की बात कही जा रही है। अब आइए हम समझिए टाइम के बारे में। अब हम लोग समझ गए टाइम, टाइम कितने प्रकार की होती है, कितनी पहचान होती है, वो सभी चीजें जानते हैं। अब हम देखते हैं वर्क। देखिए जो वर्क होती है, वर्क भी जो होती है वो उनके काम के हिसाब से बांटा गया है। सबसे मैं बोलूं, जो काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, जो काम को मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यूस काम को कर रहा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। जो भी उस काम को लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार उस काम को कर रहे हैं, उसको हम कंटिन्यूस करते हैं। और जो काम कर रहे हैं और वही काम पूरा हो जाएगा, परफेक्टली पूरा हो जाएगा, तो हम उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। कि जो काम पूरा हो गया है, बोलते हैं ना कि परफेक्टली इस काम को पूरा कर दिया, मतलब खत्म हो चुका है, पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। तीसरी चीज अब हो गई इनडिफिनिट। इनडिफिनिट को हम लोग अनिश्चित बोलते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि ये क्या होती है, देखिए अनिश्चित कहने का अर्थ यह है कि अगर आप उसको डेफिनेटली इस काम को कर रहा है, मतलब पक्का उस काम को किया है, लेकिन इनडिफिनिट पक्का नहीं है वो कब से उस काम को कर रहा है, यह पक्का नहीं होता है, उसी को बोलते हैं इनडिफिनिट। क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिफिनिट। वो काम कब से हो रहा है ये नहीं पता होगा। अब हमारा तो मेन यही तीन होता है, लेकिन ग्रामर वाला ने इन दोनों को मिलाकर एक और टेस्ट करा दिया है, वर्क कर दिया गया है, तो उसको भी क्या करना है, पढ़ना। लेकिन ये हमारे तीन, अगर तीन पढ़ा तो ये भी समझ में हमारी आ जाएगी। इसका हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब कि जो भी काम कर रहा है परफेक्टली करते आ रहा है, उस काम को पूरा खत्म करते करते आ रहा है, उसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अब आइए, आई होप आप लोग इस वर्क की उनके काम के साथ ये बात किए गए आप लोगों को समझ में आ गया। अगर उस काम को कर रहे हैं, आप लोग रिवीजन करा रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। यदि उस काम को पूरा खत्म कर चुके हैं उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। और उस काम को पता नहीं कब से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसे हम इनडिफिनिट बोलते हैं। वही काम परफेक्टली रूप से पहले भी करते, अभी भी करते आ रहे हैं, उस काम को परफेक्टली रूप से करते रहे, करते आ रहे हैं, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को इसका कोई डाउट नहीं होगा। अब तो हम ये समझे थे कि जो टेंस होती है उनकी पहचान कैसे पहचानते हैं, ठीक उसी प्रकार की जो हमारी काम है, इन काम को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे कंटिन्यूअस। यदि आपको उस वाक्य में मेन वर्ब दिखाई देगा और उस मेन वर्ब का फर्स्ट में उसमें आईएनजी आपको दिखाई दे, तो समझ जाइए कि किसकी कही जा रही है, कंटिन्यूअस की। एग्जांपल से आप लोग समझिए, जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग, दो तीन, मैंने वो ऐसे आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए समझ जाए किसकी बात कही जा रही है, हमारी कंटिन्यूअस की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे, यदि मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, इस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है हमारा, थर्ड फॉर्म। आइए आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ब होती है मेनली हमारी तीन होती है, मेनली लेकर चलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यदि आप जिस वाक्य में
थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो समझ जाइएगा किसकी बात कही जा रही है। परफेक्ट हो, काम पूरा कंप्लीट है, जो भी है हो रहा है, और पास्ट में हो रहा है, हुआ है, था, प्रेजेंट में हो रहा है, आने वाले फ्यूचर में हो रहा है, वो परफेक्ट होगा। तो उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगा, समझाएंगे परफेक्ट टेंस। जैसे मैं बोलूं आई हैव, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डन, और डन जो होता है डू का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो समझिए समझिए किसकी बात कही जा रही है, तो हमारी परफेक्ट की बात कही जा रही है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं इनडिफिनिट। अगर मैं ये इनडिफिनिट बनाना होगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है और एस या ईएस लगा रहता है, नहीं तो उसमें मेन वर्ब का ही मेन वर्ब ही रहता है। इनडिफिनिट में हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और कुछ वाक्यों में कुछ सेंटेंसेस में मेन वर्ब रहता है, उसमें एस या ईएस ऐड किया जाता है, और कुछ वाक्यों में सिर्फ और मेन वर्ब रहता है। अब आइए, यही हमारी तीन जो होती है मेन होती है, अगर हम समझ लिए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझना हमारा आसान हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस पहचान में कोई डाउट नहीं हुआ है कि आप टेल्स कहते किसे हैं, कि टेल्स कितनी जो प्रकार होती है, ये कहाँ से बनी है। आई होप आप इन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं, अगर मैं बात बोलूं प्रेजेंट, प्रेजेंट मैंने यहाँ बोला पास्ट, और यहाँ मैंने फ्यूचर। आई हो, अब देखिए मैंने यहाँ प्रेजेंट लिखा है, क्या प्रेजेंट में चारों काम नहीं होंगे? एकदम एग्जैक्टली होंगे। जो भी काम होगा प्रेजेंट में, या तो पूर्व रूप से हो गया होगा, या तो चल रहा होगा, या तो पता नहीं कब से हो रहा है, तो ये तो काम सब में होगा। ये जो अगर मैं बोलूं प्रेजेंट टेंस की, तो क्या ये प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय में क्या ये चारों काम नहीं आएंगे? एकदम आएंगे। प्रेजेंट टेंस में जो चल रहा है, जो काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट में समय में जो चल रहा है उस समय भी तो काम करेगा वो, इसलिए प्रेजेंट में भी चारों आएंगे। अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट हमारी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगी, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या ये प्रेजेंट में ये चारों काम आएंगे? क्या पास्ट में नहीं हो सकते हैं? भाई एकदम हो सकते हैं। जो काम हम इसमें कर रहे हैं वही काम हम पास्ट टेंस में भी करेंगे। क्या पास्ट टेंस में काम खत्म नहीं हुआ हुआ होगा? हुआ होगा। क्या उस पास्ट टेंस में काम नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। तो ये सभी चीजें पास्ट टेंस में भी लागू है और फ्यूचर टेंस में भी लागू है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ही फ्यूचर में का काम नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट होगा। ये सारी जो काम है पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा, इसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आप लोग टेंस के प्रकार या भी जो कैसे कहां से आया है, आई होप आप लोग ये पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसे हैं और ऐसे जो सेंटेंस जो आएंगे उनको बनाते कैसे हैं, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडेफिनिट टेंस कहते किसको हैं और ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य अगर आए उसे बनाते कैसे हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होती है इसका यूज हम लोग आमतौर पे रूटीन शेड्यूल रूटीन अपने डेली की रूटीन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं आम खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, प्रतिदिन ब्रश करता हूँ, मैं दौड़ने जाता हूँ, मैं उसको पीटता हूँ। मतलब कि जो डेली का रूटीन होता है ना उसको दिखाने के लिए, शेड्यूल को दिखाने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अक्सर न्यूज पेपर में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ज्यादातर यूज किया गया रहता है। आइए हम देखते हैं आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे और ऐसे वाक्य आएंगे तो उन्हें बनाएंगे कैसे। देखिए अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, तो है ऐसे आदि शब्द दिखाई देंगे तो समझ जाइएंगे तो हमारी कौन सी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि बोलूँ कि वह आम खाता है, वह आम खाता है, लास्ट में जो है खाता है, ता है, तो समझ जाएंगे कौन सा टेंस है हमारी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कोई भी हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे उनमें चार सेंटेंसेस को मुझे पढ़ना होता है। पहली तो अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो जो बिना, जो सिंपल वाक्य होती है, जो बिना नकारात्मक शब्द का यूज किए, जैसे नहीं उस काम को मुझे नहीं, शब्द उस काम में नहीं आया होगा या तो प्रश्न नहीं पूछा गया होगा, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं आम खाता हूँ, ये मेरी कौन सेंटेंस होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं यही बोलती हूँ मैं आम नहीं खाता हूँ, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आप लोग, आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस काफी ठीक है। और एक चीज इसको प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्या मैं आम खाता हूँ, ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। सिंपल जो वाक्य स्टेटमेंट को दर्शाता है उसको अफर्मेटिव कहते हैं। अब आइए देखते हैं अफर्मेटिव अगर वाक्य आएंगे, सेंटेंस आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या भी अफर्मेटिव सेंटेंस आए उसको बनाते कैसे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसका वर्ब लिखते हैं, उस वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अगर आपको एस या ईएस इस वर्ब में लगता है या नहीं लगता है आपको ये जानना होगा, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो पहले चीज आप लोगों को बता दो, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट की जगह पर यदि थर्ड पर्सन है, अगर थर्ड पर्सन ना सुनने वाला है थर्ड पर्सन क्या है, जो इस सब्जेक्ट के जगह पर यदि थर्ड पर्सन आएंगे तो उसी मेन वर्ग में एक या एक ऐड करेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तो उन्हें मेन वर्ग के साथ एक या एक ऐड मैंने नहीं जोड़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग, मैं आप लोग बता दूं थर्ड पर्सन कहते किस, कौन कौन से हमारे थर्ड पर्सन है। मैं आप लोग बोलूँ जो थर्ड पर्सन होती है हमारी जो होती है वो होती है ही, सी, इट और मेल। बट मेल कैसा होती है, सिंगुलर, इस सभी थर्ड पर्सन के अंदर आती है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी इनमें से यानी थर्ड पर्सन आया हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आया होगा उस मेन वर्ब में हम लोग एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल को बना के करते हैं। लिखा है वह आम खाता है। तो देखिए सबसे पहले बोला गया है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसको होता है, तो जो व्यक्ति जो उस काम को कर रहा है, मतलब करने वाले व्यक्ति को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। इस काम को कौन कर रहा है, वह, तो वह क्या लगाते हैं हम लोग, क्योंकि वह एक लड़का है, वह आम खाता है तो वही तो खाती कुछ लड़की होती है तो लड़की में हम लोग सी का यूज करते हैं। तो वह आम खाता है, एक लड़का है या ही। और बोला गया है वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारा, तो खाना हमारा वर्ब है, मैंने लिख दिया ही। अब हमारा ये देखना है उसमें ए से ऐड करूं कि ना ऐड करूं, तो ऐड करूं क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट की जगह पे थर्ड पर्सन आया ही, इसकी ही के साथ जो भी हम वर्ब लिखेंगे तो एस लगाना, ही इट्स
अब बोला गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो आम है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम फुटबॉल खेलते हो। तुम फुटबॉल खेलते हो। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बोला गया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। भाई बोलिए। अब बोला गया मेन वर्ब, जो वर्ब है, तो खेलना वाला वर्ब है। अब हमारा है एस या एस ऐड करूंगी, मैं ऐड करूँ, तो हम लोग नहीं ऐड करें क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन नहीं आया है, इसलिए यू प्ले का प्ले ही होगा, कोई भी एस या एस ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बोला गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फुटबॉल। मैंने किया फुटबॉल। आई होप आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। यदि किसी वाक्य में नहीं शब्द का यूज किया गया हो, नहीं शब्द आया होगा, जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं वर्ड आया होता है, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं? तो पहली चीज तो इसमें स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसको बनाने का स्ट्रक्चर कैसे होती है? सबसे पहले हम लोग देते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डस, उसके बाद नॉट लगाते हैं। ये नॉट क्यों लगाते हैं? तो हम लोग नहीं के लिए नॉट लगाते हैं और मेन वर्ड को फर्स्ट में लिखते हैं। अब एस या ईएस में ऐड नहीं करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे डू डस का प्रयोग किया है। मेन वर्ड में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, उसमें हमारी होती है ऑब्जेक्ट। अब आइए देखिए जो थर्ड पर्सन होता है वही चीज, तो इसमें जो थर्ड पर्सन होता है जिसके साथ हम एस या ईएस लगा रहे थे, उसी के साथ डस लगाएंगे। और जिसके साथ हम लोग एस या ईएस नहीं लगा रहे थे, उसके साथ डू लगाएंगे। यानी कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ डू लगाते हैं और थर्ड पर्सन के साथ डज लगाते हैं। अगर आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिख दिया कि वह नहीं दौड़ता है। वह नहीं दौड़ता है। एक वाक्य आया हमारा नहीं। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बोला गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही, ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो मैं लगाऊंगा दस, क्योंकि यहाँ बताए हम जो भी हमारी थर्ड पर्सन होती है उसके साथ हम लोग दस का प्रयोग करते हैं। और नहीं आया है दस, नॉट हो जाएगा। अब बोला गया मेन वर्ब क्या है? तो दौड़ना। और इसमें एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर टू दस का प्रयोग कर दिया है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उस वाक्य में नहीं है, इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं हो जाएगा हमारा ही डज नॉट रन। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बोल दिया तुम नहीं सोते हो। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बोला गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू, यू हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, इसके साथ लगाएंगे यू, इसके बाद नॉट, और इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। आई होप आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस की समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसको एक और नाम जानते हैं यस या नो टाइप। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब भी इसका हम लोग प्रश्न पूछते हैं, इसका आंसर हमारा हाँ या ना में आता है। एक और चीज, यदि हम पूछे इस सिंगल इंट्रोगेटिव को पहचाने का तरीका, तो सबसे पहले क्या आता है और उस क्या का हम लोग व्हाट नहीं लगाते हैं, हम लोग इस टेंस को हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के सबसे समझते हैं। मैंने अगर बोल दिया कि क्या शिवम पढ़ता है? क्या शिवम पढ़ता है? और लास्ट में क्वेश्चन रखते हैं। अब इसे मुझे बनाना होगा, तो बोला पहले गया डू या डज लगाना है। अब हम इस शिवम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। शिवम एक हमारा थर्ड पर्सन है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे थर्ड पर्सन जब किसका प्रयोग करता हूँ, डज का, मैं लिख दिया डज शिवम रीड। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं दिया गया, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और नॉट भी नहीं दिया गया, नॉट नहीं लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए और एक एग्जांपल से करते हैं। लिख दिया क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग डू या डज का प्रयोग करना है, इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो तुम आया, तुम हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, तो थर्ड पर्सन डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिख दिया डू, फिर उसके बाद यू। अब बोला गया है उस वाक्य में नॉट है तो नॉट लगाएंगे,
नहीं दिया गया तो लगाएंगे नॉट। अब बोला गया है मेन वर्ब क्या हो रहा है हमारा, खेलना हो गया प्ले। और बोला गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल है। और लास्ट में कोई जाना, आई होप आप लोगों को सिंगल इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करना ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।